अस्सलाम सर वालेकुम मेरा सर। ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन करना है। जी 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 बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर यू looking my watching my presentation psoriasis dermatitis dermatology lecture 3? Is it visible? ये सब देख रहे हैं? जी सर। Okay, thank you so much. Today's lecture is no doubt वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमेशा हम देखते हैं कि सोरेसिस को हम किसी और डर्मेटाइटिस के साथ मिक्स कर जाते हैं. दिस इज द सिचुएशन नॉट ओनली विद द dermatologist and also with the histopathologist. So, a very important thing is that histopathologist cannot diagnose simply on the slides until and unless there is some information, some differential diagnosis given by the dermatologist. सोरेसिस को हम पहुंचने तक हमने स्पंजी फॉर्म को कवर किया बिकॉज द स्पंजी फॉर्म इज एंटायरली डिफरेंट. eczema is entirely different while the psoriasis is entirely different. The chronic stage of the spongiform, usually histopathology, is mixed. If you send the slide to the histopathologist और उसे कहेंगे इसको डायग्नोज कर दो, तो अगर वो क्रोनिक स्पॉन्जियोटिक फॉर्म में है तो सोराइसिस को हम डायग्नोस नहीं कर सकेंगे. तो आज मैं आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी दूंगा और आज आपको इसकी डेफिनेशन भी दूंगा, और उसके बाद हम इसको एक छोटी सी वीडियो भी देखेंगे कि जिसके अंदर इस हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर हम इसको कैसे पहचानते हैं. You all know the most common entities in the group include psoriasis, lichen simplex chronicus, prurigo nodularis. ये भी हम आज देखेंगे. This group is characterized by prominent epidermal hyperplasia. Epidermal hyperplasia तो किसी में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर हो. That being said, there may be considerable overlap with subacute and chronic spongiotic. जैसे मैंने आपको दिखाया बताया पहले कि इसके अंदर हाइपरप्लेजिया कैंथोसिस के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमने पकड़ना होता है, और उनके लिए हमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम सोरेसिस तक कैसे पहुँचें. ये एक आम कॉमन सी डिजीज़ है और नॉट ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है और बड़ा लोकलाइज्ड भी होती है, जनरलाइज्ड भी होती है. अक्सर हम इसको देखते हैं कि 3 पॉइंट्स के ऊपर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, लेकिन ये 3 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं होते. कि एक तो यूनिफॉर्म एक्एंथोसिस होती है जिसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, आफ्टर एपिडर्मिस. दूसरा उसके अंदर प्रोमिनेंट पैराकेराटोसिस होती है, और तीसरा उसके अंदर एटेनुएशन ऑफ एपिडर्मल ओवरलैइंग द डर्मल पेपिली होती है, सुप्रा पेपिलरी थिनिंग होती है. और जो ग्रेनुलर लेयर है वो भी डिबेटेबल है कि हाइपोग्रेनुलोसिस हो सकता है, लेकिन एक आध डिजीज जिसके अंदर इन्फेक्शस या स्केबीज या इस तरह की इंड्यूस या ड्रग इंड्यूस होती है तो उसके अंदर आपको कहीं कहीं ग्रेनुलर लेयर मिलती है, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर ग्रेनुलर लेयर नहीं मिलती. और जैसे मैंने आपको कहा कि रेगुलर एक्एंथोसिस ऑफन इलॉन्गेटेड रेटी रिजेस, ये जो रेटी रिजेस होती हैं ना, ऐसी होती हैं जैसे क्लब शेप होती हैं, और उनकी साइज ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, जैसे स्टेयर के ऊपर चढ़ते हैं ना उस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड होती है. और उसकी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है सुप्रा पेपिलरी, जो पेपिलिडर्मिस है वो एक्सटेंड करती है और उसके ऊपर वो थिन हो जाती है ऊपर. अगर उसको जहाँ पे एपिडर्मिस स्टार्ट होती है उसके अंदर ना इंपॉर्टेंट बात होती है कि डायलेटेड टार्चुअस वेसल्स. अब डायलेटेड टार्चुअस वेसल्स हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को मैं कहता हूँ कि ये थिक वाल नहीं होती, ये थिन वाल होती हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट को था, क्योंकि आज हम हिस्टोपैथोलॉजी की ऐसी कंडीशंस भी देखेंगे कि डायलेटेड वेसल्स तो होंगी लेकिन ना वो टार्चुअस होंगी और ना वो न्यूली फॉर्म्ड होंगी. तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा. That will differentiate with this disease as another disease. इसके बाद ये है कि मोनरो एब्सेस होती हैं, और ये कहाँ पे होती हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम में होती है. बात कर सब कॉर्नियल एब्सेस जो हम स्पॉन्जी फॉर्म में देखा है वो हो सकती है बुल्ला फॉर्मेशन भी हो सकती है, बुल्लस
पेम्फिगस में भी हो सकती है, लेकिन उसको आपने देखना है कि साइट ऑफ द एब्सेस, वो माइक्रो एब्सेस कहाँ पे होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ। और तीसरा कहीं कहीं पे होता है, हर एक सोरेसी फॉर्म में नहीं होता, कि कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इन द स्पॉन्जियोजम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोजम, ये एपिडर्मिस के अंदर होती है। ये कंफ्यूज करती है बाज का न्यूट्रोफिलिक स्पॉन्जियाइटिस के अंदर। लेकिन लोकलाइज कलेक्शन, ये एक डेफिनेशन पढ़ लें कि एब्सेस की हमेशा डेफिनेशन होती है लोकलाइज कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। अगर लोकलाइज कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल है तो फिर इसका मतलब है हम इसको कहेंगे पस्ट्यूल या स्पंजी फॉर्म, पस्ट्यूल ऑफ कोगाज। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं कि ये थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको, ये ऊपर सबसे पहले जो इसके अंदर आर्थो कैराटोसिस होती है, आर्थो कैराटोसिस के अंदर पैरा कैराटोसिस, ये इंपॉर्टेंट बात आप इसको नोट कर लें कि इसको हाइपर कैराटोसिस की दो डेफिनेशंस हैं। हाइपर कैराटोसिस में या तो कैराटीन लेयर इटसेल्फ ज्यादा बढ़ जाती है या पैरा कैराटोसिस ज्यादा होती है। और अक्सर आपको बताऊं कि जो स्पंजियोटिक डर्मेटाइटिस के होता है उसकी अक्यूट फॉर्म में आर्थो कैराटोसिस होती है, पैरा कैराटोसिस नहीं होती। जबकि सब एक्यूट के अंदर आपको कहीं पैरा कैराटोसिस आ जाती है, लेकिन फिर क्रोनिक स्टेज के अंदर फिर ऑर्थोकेराटोटिक हाइपर कैराटोसिस हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर पैरा कैराटोसिस किसी भी स्टेज के अंदर कम नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, आपको ये दिखाया कि जब पेपलरी डर्मिस ऊपर जाती है तो वो एरिया थिन हो जाता है, यानी डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान वक्फा बहुत कम रह जाता है, और उसके अंदर जो है ग्रेनुलर लेयर, हाइपोग्रेनुलोसिस या एब्सेंस ऑफ द हाइपोग्रेनुलोसिस होती है। ये इसके बाद जो कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होती है स्पंजीफॉर्म पस्ट्यूल के अंदर, ये स्पंजियोटिक डर्मेटाइटिस के अंदर भी होता है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रोफिल होते हैं बिखरे होते हैं, जबकि इस पस्ट्यूल के अंदर न्यूट्रोफिल लोकलाइज्ड हो जाते हैं। फिर क्लब शेप मैंने दिखाया कि क्लब शेप इलांगेशन ऑफ रेटिरिजिस, और ये एक रेटिरिजिस दूसरे को मिल रही है, जैसे लैडर बनता है, सीढ़ी बनती है, क्लब बनती है, ये एक दूसरे से। और अगर इसके ऑलमोस्ट एक दूसरे को देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम साइज की ये रेटिरिजिस होती हैं। लेकिन ये बात का एक अच्छा हिस्टोपैथोलॉजिस्ट इसको एक डायग्नोस करता है, लेकिन कहीं कहीं पे। अब इसको जो एब्सेस की डेफिनेशन मैंने दिखाई है, लोकलाइज्ड कलेक्शन दिखाई है, और कहाँ पे पड़ी है कि कैराटीन के अंदर पे, इसको आपने जरूर देखना है। ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम के ऊपर होती है। स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम तो खत्म हो जाता है ना, ये उसके बिल्कुल ऊपर होता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम के भी ऊपर होता है। और एक जगह पे अगर हाथ में है या पाँव में है तो स्ट्रेटम लूसिडम के भी ऊपर होगा। तो लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल अगर केराटिन के लेयर के अंदर आती है तो उसको मोनोरेप्सिस हो सकती है। लेकिन बाद का तो ऐसा होता है कि फंगल डिजीज के अंदर कहीं पे आपको न्यूट्रोफिल मिल जाता है, लेकिन उसको बाकी फाइंडिंग के अंदर आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि उसकी ग्रेनुलर लेयर है या नहीं, उसकी रेटिरिजिस कैसे हैं, उसको सुप्रापेपिलरी थिनिंग है या नहीं है, वास्कुलर डायलिटेशन है या नहीं है, और वो वेसल जो है न्यूली फॉर्म्ड है, थिन वेसल है, या पुराने ज़माने की वेसल्स हैं। पैथोजेनेसिस आज तक हमें भी नहीं पता, ज़्यादातर ऑटोइम्यून कहा जाता है, जेनेटिक होता है। टी सेल डिसऑर्डर होता है, साइटोकाइन स्क्रीट होती हैं, उस साइटोकाइन से ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको पैथोलॉजिस्ट से ज़्यादा। हमें एक केस आता है तो उसको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट उसकी हिस्ट्री लेती है, डर्मेटोलॉजिस्ट की मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, बायोप्सी करते हैं, एक्सरे करते हैं, मुख्तलिफ उसको रूल आउट करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट मुख्तलिफ और इन्वेस्टिगेशन भी करता है, और फिर बायोप्सी आपके पास भेजता है। मोनोरेप्सिस की डेफिनेशन मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताई क्या होती है। स्पॉन्जीफॉर्म कोगाज की डेफिनेशन आपको दिखाई है क्या है। ये आप देखें
कि कहाँ पे कोगाज बढ़ा। ये फिर मेरी एक बात जरूर समझ लें कि लोकलाइज कलेक्शन अगर और डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और तो उसके बाद अगर उसको न्यूट्रोफिलिक स्पॉन्जियोटिक डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। लेकिन जब ये लोकलाइज हो जाते हैं तो उस वक्त हम उसको एब्सेस या पस्ट्यूल कहते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि एपिथेलाइड सेल जब लोकलाइज्ड हो जाएं तो उसको ग्रेनुलोमा कहते हैं। कहीं एक आध एपिथेलाइड सेल एफएनएससी में मिल जाता है तो उसको स्पेशल, उसको सस्पिशियस कह सकते हैं, लेकिन उसको ग्रेनुलोमा नहीं कह सकते। या इसी तरह एब्सेस की भी डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये ये एक आम सी पिक्चर है जिसको आपको दिखाया जाए और इसकी हिस्ट्री ना दी जाए तो आपके लिए और मेरे लिए इसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सी क्लास है, कौन सी स्टेज है, कौन सी। तो इसके अंदर आपको हाइपरप्लेजिया भी मिल रहा है, इसको अंदर पैराकेराटोसिस भी आपको मिल रही है, इसके लास्ट ग्रेनुलर लेयर भी इसके अंदर नहीं है, डायलेटेड कैपिलरी वेसल्स भी हैं। और ये देखें बहुत खूबसूरत, इसको इसको देखें तो ये बहुत थिनिंग सी हो गई है, और ये जो एपिडर्मिस है ना केराटिन लेयर तक पहुंच गई है ये इसके अंदर। बाकी नीचे इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, नीचे डर्मिस के अंदर इतनी चेंजेस नहीं होती एज कंपेयर टू। अब इसको देखें कि पैराकेराटोसिस ऊपर आ रही और पेपिलरी सुप्रा पेपिलरी थिनिंग किस तरह इंपॉर्टेंट हो रही है, बिल्कुल टचिंग द केराटिन लेयर, और ग्रेनुलर लेयर नहीं है, और इसके अंदर डायलेटेड वेसल है और ऊपर इसके केराटिन के अंदर ये वेसल। तो दिस इज द टिपिकल केस ऑफ सोरेसिस। तो हमें मुख्तलिफ किस्म की सोरेसिस हैं, पस्टुलर है एक बहुत बड़ा, इसको बड़ा पहचानना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है पेम्फिगस के साथ, और इसके साथ दूसरी स्पॉन्जियोटिक फॉर्म के साथ। इसको मैं आज आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँ। इस बुल्ला के अंदर जो है पस्टुलर सोरेसिस के अंदर ऑल हिस्टोपैथोलॉजिस्ट पॉइंट वन पॉइंट कि इसके अंदर एडीमा नहीं होता, ये एक पस्ट्यूल होता है जिसके अंदर एक पस होती है। जबकि बुलस है या उसके अंदर जो दूसरी स्पॉन्जियोटिक है उसके अंदर एडीमा भी होता है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर पस्ट्यूल है तो इसके अंदर आपको यूजुअली जो डिस्कैराटोटिक सेल बहुत कम मिलेंगे एज कंपेयर टू स्पॉन्जियोटिक और दूसरी फॉर्म के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ द स्पॉन्जियोटिक पस्ट्यूल एंड द सोरेसिस। अब ये देखें कि एक ऊपर बड़ी आल क्लासिकल ये एक पस्टुलर सोरेसिस है, इसके ऊपर एक पस्ट्यूल नीचे आया हुआ, ऊपर कैराटीन के अंदर तो है लेकिन एक पस्ट्यूल नीचे आया हुआ है। तो ये बात हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। आप ग्रेनुलर लेयर यहाँ पड़ी है लेकिन हाइपोग्रेनुलोसिस है, लेकिन उसके देखें ऊपर पैराकेराटोसिस है, रेटिरिजिस जो है, ये ऑल दीज पिक्चर्स को मैं फिर ड्रग इंड्यूस वाला बहुत हमें इंड्यूस करता है, प्रॉब्लम करता है। लेकिन ड्रग इंड्यूस के साथ आपने हमेशा देखना होता है क्या इओसिनोफिल कहीं पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हम देखेंगे कि जो एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है, स्पॉन्जियोटिक डर्मेटाइटिस होता है, उसमें रेनिफॉर्म न्यूक्लियाई वाले सेल होते हैं जिसको लेंगरॉन सेल होते हैं, ये आपको इओसिनोफिल मिलेंगे। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा कि हिस्ट्री कैसी है, तो उस हिसाब से हम जाके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ड्रग इंड्यूस है ये क्या है। तो ये इसकी एक पिक्चर थी जिसको हमने दिखाया। इसके बाद ये एक इस तरह की पिक्चर आती है, तो इसको वरूकस कार्सिनोमा लोग कह देते हैं क्योंकि बिल्कुल वरूकी फार्म किस्म की है। तो लेकिन आप देखें कि वरूकस कार्सिनोमा के अंदर ये जो सुप्रा पेपिली डर्मे से इतनी एक्सटेंड नहीं होती, और इसके अंदर जो आपका वरूकी फार्म कार्सिनोमा होता है उसके अंदर ये कैराटीन इस तरीके से वेवी नहीं होती, एक बास्केटबॉल टाइप के नहीं होती। और उसके बाद आप नीचे देखें तो इसके अंदर ये क्लबिंग नहीं होती। ये बाज़ का हमें वरूकी फार्म कार्सिनोमा और उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल आती है। ये ये एक डिफरेंशियल पॉइंट है कि वरूकस कार्सिनोमा के अंदर और वरूकी फार्म सिरोसिस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और पॉइंट कि वरूकी फार्म कार्सिनोमा वरूकस कार्सिनोमा के अंदर पैराकेराटोसिस नहीं होती जो यहाँ पे आपको मिल रही होती।
तीसरी बात ये होती है कि उस केराटिन बड़ी कम्पैक्ट होती है और उससे से ज्यादा जो है वो सिर्फ वो जो रेटिरिजेस होती हैं वो थंब नेल टाइप की होती हैं, जैसे थंब लगाते हैं ना उस तरह होते हैं, ना कि ये रेगुलर होती हैं। ये बाज़ इन्फेक्शस डिजीजेज में होती हैं, क्यूटेट सोरेसिस होती है और उसके अंदर आपको इट इज स्पेशल टाइप ऑफ सोरेसिस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड ऑनसेट ऑफ स्मॉल teardrop, ये teardrop papules and the plaques typically after incident of the streptococcal infection। ये इन्फेक्शन के बारे में पीएमए डर्मेटोलॉजिस्ट बताता है, और वो हिस्ट्री से या डिफरेंशियल अच्छा इट लैक्स एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, लेकिन इस कंडीशन में ये वाहिद एक सोरेसिस है जिसके अंदर आपको ग्रेनुलर लेयर मिलेगी, ये आपने देखना है। लेकिन उसके साथ पैराकेराटोसिस और क्लबिंग और दूसरी चीज़ें में आपको मिला के जिसके साथ आपने इसको डिफ्रेंशिएट करते। अब इसके बाद आप सब लोग बिल्कुल मुतवज्जा होना, मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ कि उस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ए लॉट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो सोरेसिस है उसका जो प्लैक होता है, स्केल होता है, ड्राई होता है, जबकि स्पॉन्जियोटिक का था ये आपको बताएंगे, कौन बताएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। तो इसके बाद मुख्तलिफ और कंडीशंस भी होती है सोरेसिफॉर्म सवाए ड्रग इंड्यूस के, बाकी सोरेसिफॉर्म के अंदर, सोरेसिस के अंदर इओसिनोफिल नहीं होते। हिस्ट्री को लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In the first example of seborrheic dermatitis, there is also Barely differential psoriasiform diagnosis. hyperplasia. However, we see diffuse, although subtle spongiosis. And quite pathognomonic sign of seborrheic dermatitis is presence of mounds of parakeratosis, sometimes with neutrophils in the follicular ostia. However, when they are absent, it's quite difficult to differentiate these two conditions, and sometimes taking a biopsy to differentiate these two is kind of futile because treatment is essentially the same. The next case of differential is pityriasis rosea. And pityriasis rosea can be a little bit acanthotic, especially if you biopsy a hurled patch or more chronic lesion of the condition. It also has a little bit of more spongiosis compared to psoriasis. However, some forms of psoriasis are really spongiotic as well. And the characteristic feature of pityriasis rosea is presence of small amounts of parakeratosis with serum right above those spongiosis, as we can see here. And in the literature, we always have mentioning extravasated erythrocytes, but they are not always present in pityriasis rosea biopsies, especially again if the biopsy was taken from more long-standing lesion. Extravasates are also common in psoriasis, so this feature is more a feature of acute process rather than really to differentiate between conditions. The next example is AGEP, and this is a drug-induced condition. We see a little bit more spongiosis and subcorneal neutrophilic pustules. Sometimes one can see a little bit of eosinophils in those pustules. However, it's not in all cases that happens. And here in this particular case, one can see a couple eosinophils in the infiltrate that is a little bit suggestive of a drug reaction. There is also a little bit of hint of interface, which is very common for drug reactions. And I am trying to find an prominent eosinophils, but in this case, they are really sparse. And sometimes it's almost impossible to differentiate between AGEP and eruptive pustular psoriasis. Clinical pathological correlation is required, and sometimes time and history of drugs that patient is taking is necessary to do a definitive diagnosis.
The next case I would like to present is dyshidrotic eczema, and we can see that we are in the acral skin because we have compact hyperkeratosis with lamina lucida, and here there is a pustule very similar to the one we have seen in psoriasis. However, if we go closer, there are more lymphocytes, and there is also adjacent Or edema. tuberculosis, which favors dyshidrotic eczema versus psoriasis. And if we go along this biopsy, we can see that dyshidrosis is quite widespread. So it's not only in the focus of the pustule, but it's throughout the epidermis. And it's very still similar to the pustular psoriasis on the palms and soles. The next differential is prurigo and lichen simplex. It also has psoriasiform acanthosis with compact stratum corneum. Compared to psoriasis, we don't see parakeratosis, although sometimes it can happen in small foci, and we don't have neutrophils. When we go to the dermis, one can see vertical collagen streaks. That is a feature of chronicity and chronic wrapping, as well as hypergranulosis. That is very typical for lichen simplex. And sometimes we also see so-called Montgomery cells. Those are multinucleated cells that are characteristic for lichen simplex chronicus. However, this feature is quite rare, and this case doesn't have it. If we see a little bit of a dome shape of the papule, we can favor prurigo nodularis. And if it's more like diffuse, like a plaque, then the diagnosis is favoring lichen simplex. The next case is also a little bit similar to psoriasis. It's a granular parakeratosis. So here we can see extensive basophilic stratum corneum, and when we go to the high power, we can see extensive retention of nuclei, which is a little bit similar to chronic eczema or psoriasis. However, it's more intense, and there are no neutrophils in the horn. I think location, knowing the location is always helps, because granular parakeratosis is located usually in the intertriginous areas, and usually there are no vessels, tortuous vessels, and the infiltrate is quite minimal. The next case is pityriasis rubra-pilaris. It can be really difficult to differentiate with psoriasis, and you need a lot of suspicion and good clinical pathological correlation. This is not a very classic case of rubra-pilaris. However, we can see alterations of compact parakeratosis with hint of compact horn with hint of parakeratosis, with areas of normal stratum corneum, which we call orthokeratosis. And here this alteration is in vertical columns. So here is a column of para, and then orthokeratosis, again a piece of para, and orthokeratosis. And sometimes you also see this alteration in a horizontal manner, and that creates so-called checkerboard pattern of stratum corneum. However, I would say that this distinction is really, really difficult, and a patient has to be examined for keratoderma, for nail abnormalities, and full body skin exam is highly needed. The next case resembles psoriasis a lot, and we can see regular psoriasiform hyperplasia of the epidermis. We can see parakeratosis with neutrophils in stratum corneum. However, there is a very interesting finding consistent with a pallor of the upper part of the epidermis, and this case represents nutritional deficiency, which can have different presentations. However, in classic variants, it has this specific pallor of the epidermis that helps us to make a specific diagnosis. And I would say that this condition is relatively common. We tend to think only about zinc deficiency in kids. However, elderly people with multiple comorbidities, hospitalized patients, they often have nutritional deficiencies, and they can present with variable rashes, starting from macular, squamous rashes, papules, vesicles, and sometimes bullous.
So when you see something that you can hardly put into any category, always think about nutritional deficiency, especially in severely sick patients. And this case, from the low magnification, you can think about tortuous vessels of psoriasis. However, see how thick the vessels are. So most likely this biopsy is just taken from a lower extremity, and this is not true tortuous vessels typical for psoriasis. So we'll go to the next case, and this is a differential with spongiotic dermatitis or spongiotic eczema. We can see extensive spongiosis that on low power somewhat mimics subcorneal pustules in psoriasis. However, if we go on high You will see the power, Langerhans you cell can here. see that those are actually Langerhans cells. They have those bean-shaped nuclei and larger amount of cytoplasm, so it's not actually neutrophils. We also see a lot of prominent desmosomes that's characteristic for intense spongiosis. And it's virtually impossible to make a correct, definitive diagnosis of what exact process we are dealing with based on histopathology only. We need clinical pathological correlation. When eosinophils are present, and they are focally present in this case, so here a couple of them are easily identifiable, we tend to favor allergic contact dermatitis. We tend to favor drug reactions, insect bite, or atopic dermatitis. However, sometimes it's not that straightforward. The next case is quite interesting, and we can see psoriasiform hyperplasia mimicking psoriasis, and also compact stratum corneum. And here, if we go to their higher magnification, we can see that there are no apparent neutrophils in the stratum corneum, but there are foci of parakeratosis. And there are even a couple vessels that mimic psoriasis. However, we have to know a little bit of a history. So this particular lesion is taken from a genital area. And when you have a history of persistent plaques in the genital area, one condition one can think about is pityriasis porokeratosis ptychotropica, which can present as persistent psoriasiform plaques. And here is a hint of a choronoid lamella, and with foci of necrotic keratinocytes at the bottom of it. So it's a collection of parakeratotic cells, usually oriented 45 degrees towards the epidermis, and couple necrotic keratinocytes in the epidermis. Let's see if this case has more prominent choronoid lamellae. Okay, here on the other side, it's a little bit better seen. So there are more these keratotic cells at the bottom of the choronoid lamella, and you can see how it emanates from the epidermis at 45-degree angle. 45-degree parakeratosis. The next case is cool. Just to remind that having psoriasiform hyperplasia, it's not always inflammatory. You have to always examine a horn more carefully, and sometimes you can see some unusual guests here. Like here, for example, in a case of Norwegian scabies. So we see multiple scabiatic mites right here, and that's a cool case of Norwegian scabies. And the last case, we can see that it's a well-circumscribed lesion with a little bit of a paler central part, well demarcation from normal epidermis here. So this is a classic example of clear cell acanthoma. And without the history that it's a single lesion, it's always easy to misdiagnose it as a psoriasis, because not always this clear cell abrupt border is seen, and clear cell differentiation is not really clearly apparent in all cases.
Sometimes you can use PAS stain to highlight those cells if you are in doubt. And They are PS positive due to glycogen. presence of neutrophils is also characteristic for clear cell acanthoma. And here in this case, we also can see a little bit of higher blood vessels. However, it could be just a lesion taken from the lower extremity. So in the first तो ये हमने we discussed different things के seborrheic keratosis की important क्या है, उसको किस तरीके से पहचानना है, कि खास तौर पे जब क्रॉनिक लियन हो जाती है तो उस क्रॉनिक लियन के अंदर seborrheic keratosis को हमने psoriasis के साथ किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये एक पॉइंट आपको बताया कि फॉलिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, लोकलाइज शोल्डर लाइक पैराकेराटोसिस होती है जो उस दूसरी फॉर्म के अंदर नहीं होती। फिर इसके बाद पिट्रियासिस के बारे में आपने बताया कि बड़ा डिटेल में आपने बताया कि उसमें टी पॉट स्पॉन साइन भी होता है और उसके पैराकेराटोसिस कैप भी होती है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जिसके साथ हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। और इसके एक्स्ट्राविजेशन आफ्ता एरिथ्रोसाइट होता है और हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर ग्रेनुलर लेयर बाज़ एब्सेंट होती है या बाज़ हैपोग्रेनुलर होती है। इसके बाद अगला है जो हमारा एक्जिमा है, उसके अंदर हमें फिर डिफ्रेंशिएट करना होता है। बाज़ इसको पेम्फिकस से भी करते हैं, पस्टुलर सोरेसिस से भी करते हैं, ड्रग इंड्यूस से भी करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि इसके अंदर हम वाइल सम ओवरलैप कोएग्जिस्ट प्रेजेंस ऑफ द eosinophil अगर ड्रग इंड्यूस्ड है। तो इसके बाद दिस हाइड्रोटिक डर्मेटाइटिस को डिफ्रेंशिएट किया और उसके अंदर आपने देखना है कि हॉल मार्क के अंदर आपको किस तरीके से फ्लूइड भी मिलेगा और इसके साथ दूसरे सेल भी मिलेंगे। ये एक इसके बाद हमारी जो पुरारिगो एंड लीजन प्लेनिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपने देखना है। शेयर फीचर्स लाइक हाइपरकेराटोसिस, एपिडर्मिस हाइपरप्लेजिया, but in the lichen planus simplex except more prominent papillary dermal fibrosis। ये देखें एक बहुत ही ये फाइब्रोसिस देखें ना, ये फाइब्रोसिस। और प्रेरिगो के अंदर पार्टिकुलरली जो नोडुलारिस होते हैं कैन हैव मोर प्रोमिनेंट नर्व फाइबर हाइपरप्लेजिया। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो उसके अंदर आपने देखे, मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने ये किस तरीके, ये प्रेरिगो है, नोडुलारिस है, एक क्रोनिक एक्सकोरिएटेड एंड थिक वॉल्ड नोड्यूल जो राइट साइड पे ऊपर दिखाया गया है। इसके प्रेसिपिटेशन फैक्टर है क्रोनिक ट्रॉमा या दूसरी होती है। साइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज हर एज में होता है, दोनों में हो सकता है, बट उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और उसमें ये देखें कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। इसके बाद आप इसको देखें, एक्टैटिक वेसल्स हैं, डायलेटेड टार्चोस नहीं है। और इसके बाद हाइपर केराटोसिस देखें, हाइपर ग्रेनुलोसिस देखें जो उसके अंदर नहीं होते, इरेगुलर कैंथोसिस होती है, रेगुलर कैंथ और क्लब्ड नहीं है, देयर इज नो क्लबिंग। और वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर ये आपके अंदर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, ये जो सोरायसिस के अंदर नहीं होती। इसके बाद lichen सिम्प्लेक्स क्रोनिकस, ये इसके अंदर देखें कि ये जो हाइपर केराटोसिस की बड़ा थिन सी वो आती है और उसके अंदर ग्रेनुलर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटम लूसिडम भी आपको ये जो दिखा रहा है, स्ट्रेटम लूसिडम, ये जो सोरायसिस के अंदर हमेशा आपको नज़र नहीं आएगी। रिएक्टिव स्किन थिकिंग फ्रॉम द क्रॉनिक रबिंग। और इसके बाद ये आपको ये ग्रेनुलर लेयर पैराकेराटोसिस एक अनदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है जो इसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि ये पिट्रियसिस पिलैरिस के अंदर हमने डिफरेंशिएट किया और उसके अंदर फॉलिकुलर प्लगिंग और उसके अंदर जो आर्थोकेराटोसिस और दूसरी चीज़ों को हमने डिफरेंशिएट। तो ये चेकर बोर्ड पैराकेराटोसिस और 45 एंगल के ऊपर आप देखें कि इसकी पैराकेराटोसिस है एज कंपेयर टू अदर। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को उसने बड़ा डिटेल में बताया कि किस तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद आपने ये देखना है कि एलर्जिक डर्मेटाइटिस के अंदर लैंगरहैंस सेल को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, ईओसिनोफिल सेल को। पोरोकेराटोसिस को आपने देखना है कि ये अगर ये क्लासिकली पिक्चर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को देख के पहचान जाता है ये पोरोकेराटोसिस होता है। ये जो यानी कि कॉलम ऑफ द पैराकेराटोसिस एज 45 एंगल अंडरलाइंग
डिसकेराटोसिस विद फोकल लॉस ऑफ ग्रैनुलर लेयर। तो इसके अंदर डायलेटेड कैपिलरीज इन द पेपिलिडर्मिस आर एसोसिएटेड विद लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। फोकल डिसकेराटोसिस हो सकती है। In case of porokeratosis, ptosis as multiple chondroid lamina could be seen. Similar finding could be seen in the case of porokeratosis. ये देखिए, तो ये porokeratosis की आपको पिक्चर दिखा रहा है। इसके बाद इसको हाई पावर करके दिखाए, प्लगिंग ऑफ द वास्कुलस, ये देखिए, और इसके साथ आप ये देखिए। तो इसके बाद जो एकेंथोमा है, इसको डिटेल में उसने बताया कि इसके अंदर इसके एकेंथोसिस क्लियर सेल्स हैं, इसको आपने ग्लाइकोजन से स्टेन करना होता है। हर कुटेनियस टी सेल लिम्फोमा बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर आपने देखना है एटिपिकल लिम्फोसाइट, और वो ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे आर्मी भाग रही होती है। तो ये अर्ली लीजन्स आर समटाइम हिस्टोलॉजिकल indistinguishable from the more common inflammatory skin lesions. Bands like papillary dermal lymphocyte, ये बैंड्स देखने आते हैं, यानी ग्रुप की शक्ल में भाग रहे होते हैं, जैसे भेड़ें भाग रही होती है। एपिडर्मल ट्रॉपिज्म भी होता है, एपिडर्मस फॉलिकुलर ट्रॉपिज्म भी होता है, और एक्राइन ट्रॉपिज्म भी होता है, यानी सिरिंगो ट्रॉपिज्म भी होता है। लिम्फोसाइट डिस्प्ले टिपिकल फीचर इरेगुलर कंटूर, hyperplasia, sometime enlarged. Presence of neutrophil in the stratum of the corneum is very rare. Presence of thick collagen bundle in the superficial. बाज़ सीजरी से। अब ये देखें, अर्ली पिक्चर के अंदर बहुत मुश्किल है कि माइकोसिस फंगाइडी है या ये डर्मल स्पॉन्जियोटिक डर्मेटाइटिस है। तो इसके अंदर आप लिम्फोसाइट की तादाद देखें, और बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसकी एक ये नहीं होता है बड़ा पैटर्न के साथ। ये आप देखें, ये कंडीशन स्लाइड आ जाए, ये माइकोसिस फंगाइडीज की है। इसको पहचानने के लिए भी आपके पास, लेकिन आगे जब हाई पावर में देखेंगे तो एटिपिकल लिम्फोसाइट आ जाते हैं। तो दिस वाज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट differential diagnosis of the psoriasis. I hope इंशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट और इसके बाद जो यंगर पीजीआर्स हैं, और खासतौर पर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, स्लाइड्स को बार बार देखें, खासतौर पे जब अकेले में बैठे होते हैं, कि हम इन 3-4 कंडीशंस को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी डायग्नोसिस डर्मेटोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की जो है वो एक अच्छी प्रोग्नोसिस और पेशेंट की प्रोग्नोसिस के लिए बेहतर होती है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम रेडी फॉर आंसर। जी डॉक्टर जुनैरा, कुछ सवाल, कमेंट? नहीं सर, इट वाज अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत जबरदस्त सेशन था। आप कुछ क्लिनिकल उसके बारे में बता दें कि क्या इश्यूज होते हैं क्लिनिकल उसके अंदर, और क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ हमें बड़ा इशू होता है, तो सोराइसिस के बारे में आपको अक्सर जो इश्यूज आते हैं वो हमें बताएं, ताकि उसको हम आगे डिस्कस कर सकें। जी, एनीबॉडी? सर हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस में तो इशू नहीं होता सोराइसिस का। अच्छा, सोराइसिस में यही होता है हमें कि लेकिन फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल बायोप्सी क्यों भेजते हैं हमें? बायोप्सी क्यों भेजते हैं? हाँ ये गोल्डन क्वेश्चन है ना, बायोप्सी क्यों भेजते? तो एक्चुअली क्या, ये मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट से, कि अगर एक दफ़ा हिस्टोपैथोलॉजी में डायग्नोस हो जाए कि ये सोराइसिस है, तो उसकी क्या दोबारा कैन यू रिपीट द बायोप्सी? बायोप्सी हम रिपीट तो कर सकते हैं सर। जी डॉक्टर ज़ैदा, जी जी, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ उसमें मैडम ये बताएं कि उसकी रिपीट क्यों करते हैं बायोप्सी? उसकी देखने के लिए, फॉलो अप के लिए? देखिए, जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है ऐसे केसेस में जिसमें एरिथ्रोडर्मा हो, हाँ हाँ। टोटल 100% बॉडी इन्वॉल्व है, जिसको हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये सोराइसिस है, तो हम्म ये कहीं कुछ और तो नहीं है।
हमने मिसजज तो नहीं कर लिया, माइकोसिस फंगोइडीज के साथ तो नहीं हमने गड़बड़ कर दी? उसके लिए हमें बार बार फिर करना पड़ता है ये सीरियल हाँ, बायोप्सीज आप करते हैं, वरना हाँ। अदरवाइज जो है ना जनरली सोराइसिस का जो है ना वो क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है हमारा। डॉक्टर अनीता ने कहा है कि टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड मॉनिटर द प्रोग्नोसिस रिपीट बायोप्सी इज आल्सो एडवाइज्ड मे बी। मैं एज ए हिस्टोपैथोलॉजिस्ट व्हाट प्रॉब्लम आई ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस, जो हमें फील होते हैं व्हाट आर द प्रैक्टिस एक्चुअली, कि देयर आर डिफरेंट dermatological conditions are mixed with psoriasis. That is why we first started the other condition of like eczematis or spongiolitic. हमें हिस्टोपैथोलॉजी में ये बड़ा इशू होता है। और सेकेंड टाइम आता है कि ये जो आपके जो सिजारी सिंड्रोम्स हैं या ये इस तरह के माइकोसिस फंगाइडीज हैं या इस तरह की, तो वो भी जो लिम्फोसाइट है उसको पहचानना भी अक्सर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के लिए प्रॉब्लम होता है। Thank you so much. Inshallah, we will meet next Wednesday, inshallah. Even the drug induced, yes, drug induced changes can be जो हमने कहा है, ये जो psoriasis होती है ना, drug induced भी होती है बाज़ का। Thank you so much, inshallah. Next time we'll see you, inshallah, on Wednesday at 11 a.m. इंशाल्लाह ताला सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।